जनरल ज़ियाउल हक को सदर पाकिस्तान नहीं मानते क्योंकि वो ताकत के दम पर इक़्तिदार पर आए थे। ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का, जो फैज़ाबाद अमल दरामद धरना केस फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस में जिन्होंने रिमार्क्स दिया। और फिर अदालत में ये बात भी बताई गई कि जनरल ज़ियाउल हक का नाम कॉन्स्टिट्यूशन से, आईने पाकिस्तान से रिमूव कर दिया गया है 18वीं तरमीम के बाद। बहुत अच्छा, पाकिस्तान के हर जमहूरियत पसंद शहरी के लिए, रवादारी पर मबनी पॉलिटिक्स पर यकीन रखने वाले शहरी के लिए बहुत अच्छी बात है कि जनरल ज़ियाउल हक का नाम रिमूव कर दिया गया है 18वीं तरमीम से पाकिस्तान में। लेकिन क्या जनरल ज़िया की सोच, जनरल ज़िया ने जिस तरह की पॉलिटिक्स की, जिस तरह की पॉलिटिकल लेगेसी छोड़ी, जनरल ज़िया की सियासी विरासत से पाकिस्तान निजात पा चुका है? समझने की कोशिश करते हैं आज रीथिंक विद उमर जावेद में। सबसे पहले हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के व्यूअर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, इनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद को सब्सक्राइब करें ताकि हम पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के हवाले से जो फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, हकायक होते हैं, उनकी सूरत में आपके सामने वीलॉग्स पहुंचाने का सिलसिला अच्छे तरीके से जारी रख पाएँ। अब हम आते हैं इस चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा कि वो जनरल ज़ियाउल हक को सदर पाकिस्तान नहीं मानते। बिल्कुल सही बात कि जनरल ज़िया जिस तरीके से इक़्तिदार में आया 1977 में और जिस तरह 1988 तक उसने बंदूक के दम पर, यानी एक गैर आइनी तरीके से, एक गैर आइनी, गैर सियासी, गैर अखलाकी तरीके से हुकूमत की, इस पर किसी भी पाकिस्तानी जो गैर जानिबदार होगा उसको इस पर कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन असल सवाल ये कि क्या आइन में ये किसी को कह देना कि वो सदर नहीं था, क्या उससे उसकी विरासत ख़त्म हो जाती है? ये अगर हम देखें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, तो आज भी जनरल ज़िया की विरासत हमें 4 बड़े शोबे जो किसी भी स्टेट के होते हैं उसमें आज भी पाकिस्तान में वो नज़र आ रही है। आप पॉलिटिकल आप शोबा देख लें, आप इकोनॉमिक शोबा देख लें, आप सोशल पाकिस्तान की फैब्रिक देख लें, आप पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स देख लें, तो ये थोड़ा सा मिसालें देखने के बाद हम देखेंगे क्या जनरल ज़िया की विरासत से पाकिस्तान वाकई क्या निजात पा चुका है या अभी निजात नहीं पाई। सबसे पहले आप आ जाइए पॉलिटिक्स की तरफ। जनरल ज़ियाउल हक ने जिस तरीके से, एक तो सबसे पहले आकर अब मार्शल लॉ लगाने के बाद जिस तरह कौम से झूठे वादे किए कि मैं 90 रोज़ में इंतखाबात करा दूंगा, इंतखाबात उन्होंने नहीं करवाए। खैर 1981 में अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए जिस मजलिस शूरा की बुनियाद रखी, उसमें पाकिस्तान भर से चुनकर 282 ऐसे नुमाइंदा अफराद को इस मजलिस शूरा में रखा गया। मैं 282 के 282 नहीं कहूँगा, लेकिन इनमें वाज़ेह अक्सरियत उनकी थी जो बददयानत थे, जो ज़ाहिरी सिर्फ अपने आप को दिखावे के लिए एक इस्लाम का लिबादा उड़ा हुआ था, वरना वो करप्ट थे, ब्लैक मार्केटर्स थे, स्मगलर्स थे, हर तरह की उनमें अपने इलाके के थाना कचहरी की गुंडागर्दी करने वाले लोग थे। उनको जनरल ज़िया ने मजलिस शूरा का हिस्सा बनाया। और इसके साथ साथ चूंकि जनरल ज़िया ने सबसे जो अहम कार्ड इस्तेमाल किया, जनरल ज़िया के हाथ जो कार्ड लगा वो 1979 की अफ़गान वार थी। 1979 की दिसंबर 1979 में अफ़गानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन इंटरवीन किया, सोवियत फोर्सेस ने इंटरवीन किया। तो जनरल ज़िया ने पाकिस्तान के अवाम को गुमराह करने के लिए, पाकिस्तान के अवाम के सामने झूठ का एक प्रोपेगेंडा करने के लिए कई झूठे नैरेटिव घड़े। और इसमें जनरल ज़िया को उस वक़्त सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिली उस वक्त के पब्लिश्ड मीडिया से। ख़ास तौर पर जनरल ज़ियाउल हक नवाए वक्त अखबार को, चूँकि मजीद निज़ामी भी एक औसत दर्जे का शख्स था, एक नलायक आदमी था जो पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा, झूठ और गुमराही की एक सहाफ़त करता रहा, उसने उसकी मदद से, नवाए वक्त की मदद से पाकिस्तान में कई झूठे नैरेटिव बनाने शुरू कर दिए। उसने ये कहा कि ये सोवियत यूनियन की जो फ़ौजें आई हैं ये अफ़गानिस्तान के लिए नहीं आई, ये पाकिस्तान के लिए आई हैं। अब नवाए वक्त पढ़ने वालों को अक्सरियत को इस चीज़ का इल्म नहीं होगा कि जो दिसंबर 1979 में सोवियत अफवाज अफ़गानिस्तान में आई थी,
وہ افغانستان کی انٹر فائٹ تھی. اب یہ نوائے وقت کے لوگوں کو نہیں پتا ہوئے گا, نوائے وقت پڑھنے والوں کو, کہ وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی تھی افغانستان کی, سوشلسٹ پارٹی تھی. اس کے اندر دو دھڑوں کی لڑائی تھی, ایک طرف پرچم دھڑا تھا, ایک طرف خلق دھڑا تھا. اب جو خلق یعنی دونوں دھڑے ویسے تو سوشلسٹ تھے, لیکن ان دونوں دھڑوں کے درمیان بڑی رفٹ چل رہی تھی. دونوں سوشلسٹ تھے, پرچم بھی اور خلق بھی. تو حفیظ اللہ امین جب سوویت یونین نے انٹر کیا, اور حفیظ اللہ امین جو خلق پارٹی کے تھے ان کو ہلاک کیا گیا, اور پرچم پارٹی کے بارک کارمل کو سوویت یونین اقتدار میں لے کر آیا. اور پھر سوویت یونین نے بارک کارمل کی مدد سے اس کے بعد سوویت یونین افغانستان میں تیزی کے ساتھ لینڈ ریفارمز, قبائلی نظام کے خاتمے, ایجوکیشن, وومن ایجوکیشن کے لیے کام کرنے شروع کر دیے. اور پھر خود افغانستان کے اندر کنزرویٹو جو کچھ جن کو یہاں کی ٹرمنالوجی میں مجاہدین کہا جاتا ہے, انہوں نے وہاں پر یہ اس سوویت فوج کے خلاف اور بارک کارمل کے خلاف کارروائی شروع کر دی. جنرل ضیاء نے پاکستان میں اس چیز کو بیچنا شروع کر دیا, کفر اور اسلام کی جنگ. یعنی وہ بارک کارمل جو خود ایک مسلمان اور پرچم پارٹی, خلق پارٹی افغانستان کی پارٹی ہیں, ان کے خلاف جنگ افغانستان کے بندے لڑے. ان کو جنرل ضیاء نے کہہ دیا یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے, اور پھر پوری ایک گیم شروع ہوئی. وہ ہمارا چونکہ آج ویلاگ کا موضوع نہیں ہے, کبھی پھر بات کریں گے. پوری سی آئی اے نے ایک گیم شروع کی, سی آئی اے نے پیسہ دیا, اور سعودی عربیہ انوالو ہوا, اسرائیل انوالو ہوا. جنرل ضیاء نے اسرائیل کی ایجنسیوں کے ساتھ, سعودی عربیہ, امریکہ, پوری ویسٹرن ورلڈ ایک طرح سے یہاں انوالو ہوئی. یہاں وہ جہاد اور کفر کی پورا نیریٹو ایک کریٹ کیا گیا, جنگ کا, مدرسوں کو ریڈیکلائز کیا گیا, اور پولیٹیکل حوالے سے مذہب کو ایز اے ٹول استعمال کیا. جنرل ضیاء نے شروع کیا. ریلیجن ایز اے ٹول پہلے بھی یوز ہوتا تھا, لیکن جنرل ضیاء الحق نے جس طریقے سے پاکستان کے فاؤنڈنگ فادر محمد علی جناح کی جس طریقے سے بالکل منفی انہوں نے ان کو پیش کیا, جنرل ضیاء الحق نے جناح جیسے ایک سیکولر, جناح جیسے ایک لبرل شخص کو, یعنی جو آپ وہی بات کہ پاکستان کی صحیح طرح طریقے پاکستان کی ہسٹری پڑھے, اسے یہ پتا ہوگا کہ محمد علی جناح اپنی لبرل اور سیکولر پالیٹکس کی وجہ سے ہی گاندھی کی کانگریس سے الگ ہوئے تھے. اس جناح کو جنرل ضیاء نے جھوٹی اور جعلی ڈائریاں نکالی. جنرل ضیاء نے کہا یہ جناح کی ڈائری ہے جس میں جناح پاکستان کے بارے میں وہی اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے تھے جو اسلامی نظام میں قائم کرنا چاہتا ہوں. اس حد تک کہ جنرل ضیاء نے سیاست میں جھوٹ کا سہارا لیا کہ جناح جیسی شخصیت کو بھی انہوں نے ایک غلط, بالکل جو ہے عوام کے سامنے غلط ان کی ایک تصویر پیش کی قائد اعظم محمد علی جناح کی. اب یہ جو جناح نے پالیٹکس میں ریلیجن کو ایز اے ٹول استعمال کرنا شروع کیا, مذہبی جماعتوں کو ایز اے ٹول کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا, اگر آپ دیکھیں کیا یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے؟ ابھی یاد کیجئے, میں نے فیض آباد دھرنا کیس کا ذکر کیا. فیض آباد میں 2017 میں ایک ریلیجیس پارٹی کو کیا اسٹیٹ ایجنسیاں استعمال نہیں کر رہی تھی؟ کیا وہ ریلیجیس پارٹی اسٹیٹ ٹول کے طور پر, ایجنسیوں کے ٹول کے طور پر, اس باجوہ کی اور ISI کے ٹول کے طور پر استعمال نہیں ہو رہی تھی؟ استعمال ہو رہی تھی. اس کا مطلب جنرل ضیاء کی پولیٹیکل وراثت چل رہی ہے. پھر جنرل ضیاء نے 1985 میں جس طریقے سے غیر جماعتی انتخابات کروائے, یہ وہ انتخابات تھے جن میں چونکہ کسی کے پاس پارٹی ٹکٹ تھا نہیں, پارٹی مینیفیسٹو, پارٹی نعرے, پارٹی پروگرام پیش کرنے کی اجازت نہیں تھی. ہوا کیا, سیاست کے اندر برادریزم, تھانہ کچہری کی پالیٹکس, اور سب سے بڑھ کر دولت کو فروغ ملا, سرمایہ کو فروغ ملا کہ ووٹوں کو خرید لو, نظریہ تو ہے ہی نہیں. اس سے پہلے 1970 میں جو پاکستان میں الیکشن ہوئے تھے, کم از کم وہ نظریہ تو تھا, پیپلز پارٹی کا, جماعت اسلامی کا, عوامی لیگ کا, نیشنل عوامی پارٹی کا, تحریک استقلال کا, وہ تھوڑا بہت نظریہ تھا, کوئی پروگرام تھا, کوئی سوسائٹی کے اندر نظریاتی ایک تفریق تھی, نظریاتی ایک سوچ پائی جاتی تھی. 85 کے الیکشن نے وہ نظریاتی سوچ مکمل طور پر ختم کر دی, اور یہیں سے ایک نئی پولیٹیکل لاٹ کا ہمارے سامنے نئی پولیٹیکل لاٹ آئی. میاں محمد نواز شریف جیسے لوگ سیاست میں آئے جن کے لیے اس وقت نظریے کی کوئی وقت نہیں تھی, صرف سرمایہ کے دم پر جو ہے وہ پالیٹکس کرنے کا آغاز ہوا, دولت کو فروغ ملا. اب آج آپ دیکھیں کیا پاکستان کی پالیٹکس برادری سے, ذات پات, جب ووٹنگ ہوتی ہے ذات پات, برادری, فرقہ واریت اور سرمایہ کے جو اثر ہوتا ہے اس سے نجات حاصل کر چکی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے بالکل. آج بھی پاکستانی پالیٹکس میں ذات پات ہے, تھانہ کچہری کی پالیٹکس ہے, فرقہ واریت ہے, تو جنرل ضیاء کی وراثت یہاں بھی چل رہی ہے.
माशी स्ट्रक्चर पे आप देखें, जनरल ज़िया ने चुन चुन कर ऐसे बड़े ताजर, ऐसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट, ऐसे बड़े सरमायादारों को बैक किया जो टैक्स चोरी करते थे, जो स्मगलिंग करते थे, ब्लैक मार्केटिंग करते थे, उन सब को जनरल ज़िया ने बैक किया। और आज आप देख लें, शख्सियात वो नहीं होंगी, लेकिन आप देख लें आपके मुल्क के अमीर तरीन अफराद में कौन से लोग शामिल हैं, लैंड माफिया की सूरत में, प्रॉपर्टी टाइकॉन्स की सूरत में, ये सब भी वो उसी तरह का क्रोनी कैपिटलिज्म करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, लूट मार करते हैं। जो जनरल ज़िया ने ये सिस्टम एक दिया था बैक करने का, जनरल ज़िया ने इस सिस्टम को जिस तरह बैक किया वो आज भी हमें नज़र आ रहा है। फॉरेन अफेयर्स में आप देख लें, फॉरेन पॉलिसी में जिस तरह मैंने पहले कहा कि अफगान पॉलिसी को लेकर, अफगान जंग को लेकर जनरल ज़िया ने जिस तरह पूरा यहाँ पर एक खेल खेला, तो यहाँ पर अफगान मुजाहिदीन को, अफगानिस्तान के लोगों को बसाया गया कि ये हमारे मुसलमान भाई हैं, हम अपने मुसलमान भाइयों की मदद करते हैं। हुआ क्या? हुआ यह कि जो पाकिस्तान के इलाकों की, यानी पंजाब के पीके, सिंध, बलूचिस्तान, यहाँ के इलाकों की सदियों से जो एक सोशल फैब्रिक थी, एक बुनियाद थी, एक कल्चर था, वो डिस्टॉर्ट होना शुरू हो गया। स्मगलिंग में इजाफा हुआ, बाड़ा मार्केट कल्चर को फ़रोग मिला, सबसे बढ़कर मंशियात को, यानी जनरल ज़िया से पहले पाकिस्तान में मंशियात ना होने के बराबर थी, लेकिन जनरल ज़िया के बाद चूँकि वो उसने अफगानिस्तान में पूरी ये जंग, इस जंग में ड्रग मनी का भी बहुत बड़ा किरदार है, ये भी एक बहुत बड़ा अलग मौजू है। ड्रग मनी का इस्तेमाल करके जनरल ज़िया और उसके जो साथी जर्नैल थे वो, और CIA, सऊदी अरब की एजेंसी, इसराइल की एजेंसी, वो ड्रग मनी को किस तरह यूज़ कर रही थी, ड्रग मनी ने कैसे पाकिस्तान में लोगों को रातों रात अमीर कर दिया, ये भी जनरल ज़ियाउल हक की एक लेगेसी है। तो क्या आज इस लेगेसी से हम निजात पा चुके हैं? मैं मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के बारे में तो हतमी तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और साबिक DGISI जनरल फैज़ ने क्या फिर अफगानिस्तान के शहरियों को पाकिस्तान में लाकर नहीं बसाया? बिल्कुल लाकर बसाया। उन्होंने दोबारा अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ लाकर बसाया, दोबारा से यहाँ दहशतगर्दी का आगाज़ हुआ, स्मगलिंग का आगाज़ हुआ, सारे ये जो इश्यूज थे इनका आगाज़ हुआ। अब एस्टेब्लिशमेंट ये नारा लगा रही है कि हम इनको बाहर निकालेंगे, अफगान जो यहाँ गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, अब निकालेंगे नहीं निकालेंगे बात की बात है। बहरहाल ये भी जनरल ज़िया की ही लेगेसी का एक असर है। और फिर एंड में मैं सोशल हवाले से हमारे समाज के अंदर जो मुनाफिकत आई, जो आज तक जारी है, वो मुनाफिकत क्या थी? वो मुनाफिकत ये थी कि आप कोई सरकारी मुलाजिम हैं, आप कोई दुकानदार हैं, ताजर हैं, कैपिटलिस्ट हैं, वकील हैं, आप कुछ भी हैं, कोई प्रोफेशन भी हैं, आप दो नंबरी करें, दो नंबरी तरीके से कमाई करें, करप्शन करें, लूट मार करें, रिश्वतें लें, टैक्स ना दें, बस सिर्फ दिखाने के लिए नमाज पढ़ लें, लोगों को दिखाने के लिए उम्रा कर लें, लोगों को दिखाने के लिए कहें जी हमने हज किया हुआ है, लोगों को दिखाने के लिए कहें हम ज़कात देते हैं सारा। क्या आज पाकिस्तानी माशरे में ये नहीं हो रहा? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। ये नहीं देखा जाता कि किस फर्द के पास किन ज़राए से आमदनी आ रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से दौलत आ रही है। लेकिन अगर वो ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को साबित कर रहा है बड़ा अच्छा मुसलमान है, तो समाज के लोग ये कह रहे हैं कि यार ये तो बड़ा अच्छा मुसलमान है, यार नमाजी है, रोज़गार है, उसने तो हज उम्रे ही बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। ये देखे बगैर कि उसने कितनी लूट मार की है, करप्शन की है, रिश्वत ली है, टैक्स नहीं दिया, यानी ब्लैक मनी की है, ब्लैक मार्केटिंग के ज़रिए सब कुछ हासिल किया है, आज भी ये सब कुछ जारी है। तो मैं एक आम पाकिस्तान के एक सिटीजन के तौर पर, एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के तौर पर यही समझता हूँ कि जनरल ज़िया की विरासत तो आज भी चल रही है। क्या ही अच्छा होता कि कॉन्स्टिट्यूशन से जनरल ज़िया का नाम रिमूव किया जा रहा था, तो कुछ ऐसे स्टेप्स और इकदाम भी उठाए जाते कि जनरल ज़िया की विरासत से भी हमें निजात मिल जाती। ये विरासत जो आज तक हमारे गले पड़ी हुई है, इस विरासत से भी निजात मिल जाती। एक चीज़ मेरे लिए बड़ी खुशाइंद है कि वो जनरल ज़ियाउल हक जिसने भुट्टो को नाजायज़ तौर पर सजाए मौत दिलवाई थी, फांसी दिलवाई थी, आज भुट्टो की वो कबर लाटकाना में आज एक तरह का वो मज़ार है। वहाँ पर ख़ुद आप जाकर देख सकते हैं, मैंने देखा है जिस तरह वहाँ 24 घंटे लोगों का हजूम रहता है, लोग 24 घंटे आकर वहाँ पर भुट्टो के उधर मज़ार पर हाज़री देते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। इस तरह मुझे आज जनरल ज़िया का बिल्कुल जो उसको फैसल मस्जिद के करीब दफनाया गया है वो बिल्कुल वीरान दिखाई देता है। और आज पाकिस्तान में एक भी ऐसा हल्का नहीं है जहाँ ज़िया के नाम पर वोट मांगा जाता हो, जनरल ज़िया के नाम पर एक हल्के में भी वोट नहीं मांगा जाता, जबकि पाकिस्तान के अक्सर हल्कों में आज भी भुट्टो एक फैक्टर है, आज भी भुट्टो के नाम पर वोट पड़ता है, आज भी पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम भुट्टो
ازم پر کھڑے ہیں. تو یہ میرے لیے ایک خوشائن بات ہے کہ کم از کم بھٹو ازم زندہ ہے. بھٹو کو بے شک جنرل ضیاء نے ہلاک کر دیا. تو یہ اس ویلاگ کا مقصد تھا کہ ہم جائزہ لیں, سمجھنے کی کوشش کریں کہ کانسٹیٹیوشن تو جنرل ضیاء کا نام نکل گیا, لیکن کیا ہماری وراثت کو بھی نجات مل گئی جنرل ضیاء سے؟ تو بدقسمتی سے وراثت سے نجات نہیں ملی. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میرا ویلاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے ری تھنک ود عمر جاوید. بہت شکریہ.